हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। निकाय की माध्य ऊर्जा और संवितरण फलन अपन ने ज्ञात कर लिया था। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। वैसे तो ये पहले भी 12th क्लास में केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। फिजिक्स में तो फर्स्ट ईयर में भी है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम समझने से पहले तो एक चीज़ समझिए कि ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है। निकाय तो आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुका हूँ। निकाय यानी सिस्टम जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, यानी बहुत सारे कणों का, पार्टिकल का समूह जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। वो कण अणु के रूप में हो सकते हैं या परमाणु के रूप में या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, धनायन, कुछ भी किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो निकाय होते हैं। अब ऊष्मागतिक निकाय का मतलब ऊष्मागतिक चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो ऊष्मा पर डिपेंड करें। ऊष्मागतिक चर क्या हैं? ताप T, दाब P, आयतन B और एक चीज़ है एंट्रोपी S। तो ऊष्मागतिक चार होते हैं ये, ताप, दाब, आयतन और एंट्रोपी। अगर किसी निकाय में अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन इन चरों पर डिपेंड करता है। अगर किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन इस पर डिपेंड करता है, इन ऊष्मागतिक चरों पर डिपेंड करता है। यानी कि ताप को चेंज करने से अवस्था चेंज होती हो, या दाब में परिवर्तन से अवस्था चेंज होती हो, या आयतन में परिवर्तन से, या एंट्रोपी में परिवर्तन से अवस्था चेंज होती हो। तो शॉर्ट में क्या बात करें? ऐसा निकाय जिसकी अवस्था परिवर्तन इन ऊष्मागतिक चर ताप, दाब, आयतन, एंट्रोपी पर डिपेंड करता है या करती है, वो क्या कहलाता है? ऊष्मागतिक निकाय। तो ऊष्मागतिक निकाय के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। कार्य हम पहले से भी जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। जैसे निकाय की बात करें तो फॉर एग्जांपल मान लो एक सिलेंडर में हमने कोई गैस भरी हुई है। इसी सिलेंडर में क्या भरी हुई है? गैस। तो गैस के जो अणु हैं, समूह हैं अणुओं का, कणों का, वो क्या है? तुम्हारा ऊष्मागतिक निकाय। क्योंकि इस सिलेंडर में भरी गैस का, ये गैस जो है इसके अंदर, वो गैस क्या है? ऊष्मागतिक निकाय। क्योंकि इसकी अवस्था जो है वो काय पर डिपेंड करेगी? ताप, दाब, आयतन, एंट्रोपी, इन सब चरों पर। इसलिए क्या है ये? ऊष्मागतिक निकाय। तो हमने यहाँ एक पिस्टन लगाया हुआ है, ये पिस्टन है। इससे हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। पिस्टन को ऊपर खिसकाएंगे तो आयतन में वृद्धि होगी, नीचे खिसकाएंगे तो आयतन में क्या होगी? कमी। अब जैसे मान लो इसको हमने यहाँ से हीट प्रदान की, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान की, तो इस गैस का क्या होगा? प्रसार होगा। प्रसार होगा तो पिस्टन ऊपर खिसक गया। मान लो ये खिसक गया पिस्टन, इधर पिस्टन खिसक गया, इधर खिसक गया ये। तो आयतन में क्या हो गई? इसके वृद्धि हो गई। आयतन ये इतना बढ़ गया। अब ये आयतन जब बढ़ गया, डेल्टा बी या विस्थापन मान लो इसका डेल्टा एक्स हो गया ये। और इस पिस्टन के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पिस्टन मान लो आयताकार या वृत्ताकार कैसा भी हो सकता है, इसका क्षेत्रफल मान लो कितना है? ए। तो यहाँ से यहाँ तक प्रसार में कितना कार्य हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। कार्य किसे ज्ञात करते हैं? कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कॉमन लैंग्वेज में जो लिखते हैं कार्य, क्या लिखते हैं? बल गुणा विस्थापन। ये डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं, आंशिक रूप से है
और बल को क्या लिखते हैं, दाब इंटू क्षेत्रफल। बल क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब होता है कि नहीं, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो एफ बराबर क्या हो गया, पी इंटू ए। पी दाब और इंटू क्षेत्रफल और इंटू क्या हो गया, ए विस्थापन। दाब कितना है, पी। इस पे जो दाब लगेगा पिस्टन पर, जब ऊपर खिसकेगा गैस का प्रसार होगा, तो गैस के अणु इस पे फोर्स करेंगे, पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, तो एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। तो दाब P हो गया, क्षेत्रफल पिस्टन का A हो गया और विस्थापन हो गया डेल्टा x। और A इंटू डेल्टा x क्या चीज़ हो गई, A इंटू डेल्टा x क्या हो गया, क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या हो गया, आयतन, यानी आयतन में वृद्धि। तो इसलिए कार्य को अपन कैसे ज्ञात करते हैं, P डेल्टा B। कार्य कैसे लिखते हैं, P डेल्टा B, या चाहें तो P dV लिख सकते हैं, कई बार यूज़ भी किया होगा तुमने ये। और कंप्लीट कार्य ज्ञात करना है, कुल कार्य, तो कुल कार्य हम लिख सकते हैं W बराबर समाकलन ऑफ P dV। लिमिट लिख सकते हैं B1 से B2 तक, यानी B1 से B2 तक अगर हमने कार्य किया, टोटल आयतन परिवर्तन अगर क्या है, B1 से B2 है, तो टोटल कार्य ज्ञात करने के लिए तो एक आंशिक आयतन परिवर्तन के लिए किया गया कार्य है P प्रेशर पर, जबकि दाब नियत है, केवल आयतन में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हमने क्या लिया है, dV। तो आंशिक रूप से किया गया कार्य तो हो गया P dV, और टोटल कार्य ज्ञात करना है तो समाकलन करके उसकी लिमिट लगा देंगे कि आयतन में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हुआ। जैसे प्रारंभिक आयतन B1 है, अंतिम आयतन B2 है, तो B1 से B2 तक परिवर्तन में किया गया कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ B1 से B2 P dV। तो इस तरह हम कुल कार्य ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, उसको ठीक से समझिए। तो जैसे मान लो ये निकाय है, कोई भी निकाय ऊष्मागतिक, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऊष्मागतिक निकाय किसे कहते हैं, जो इन ऊष्मागतिक चर पर डिपेंड करे, यानी जिसकी अवस्था में परिवर्तन ताप, दाब, आयतन, एंट्रोपी पर निर्भर करे, वो कहलाता है ऊष्मागतिक निकाय। तो अपन ऊष्मागतिक निकाय की बात कर रहे हैं। तो निकाय को जो ऊष्मा देंगे, निकाय को प्रदान की गई ऊष्मा मान लीजिए कितनी है, निकाय को प्रदान की गई ऊष्मा क्या है, मान लो डेल्टा Q। अब ऊष्मागतिक निकाय है, ऊष्मा पे ही सारे चर डिपेंड करते हैं, तो ऊष्मागतिक निकाय को हमने कितनी ऊष्मा प्रदान की, डेल्टा Q। तो ये जो ऊष्मा है वो दो तरह से काम आएगी। ऊष्मा का दो रूपों में उपयोग होगा। क्या क्या उपयोग होगा, नंबर एक, पहला जो होगा ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, और दूसरा होगा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम DU से शो करेंगे, DU। आंतरिक ऊर्जा U है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, पहले पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ। आंतरिक ऊर्जा जो गैस है या निकाय है, उसके अणुओं परमाणुओं की इंटरनल एनर्जी, यानी कि अणु आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो उनकी अंतराण्विक स्थितिज ऊर्जा, और साथ में चूँकि उनका कुछ न कुछ हीट, उनके पास टेम्परेचर कुछ न कुछ होता है, ऊष्मा उनकी कुछ की खुद की स्वयं की जो होती है, उससे वो गति करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा। तो अणुओं की अंतराण्विक स्थितिज ऊर्जा प्लस उनकी गतिज ऊर्जा, इसका जो टोटल है उसको हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। या परमाणु हैं, तो परमाणुओं के मध्य अंतःपरमाण्विक बल होते हैं, उसके कारण उनकी अंतःपरमाण्विक स्थितिज ऊर्जा होती है, और साथ में ऊष्मा होने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा भी होती है। तो टोटल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, वो कुल मिला के क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा। तो
तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में यूज़ होगी। यानी अगर अपन निकाय को ऊष्मा देते हैं डेल्टा क्यू, तो वो डेल्टा क्यू ऊष्मा क्या काम आएगी? ऊष्मा एक्चुअल में क्या है, शुरू से बता रहे हैं, जब से यूनिट स्टार्ट की है तब से तुम्हें बता रहे हैं कि ऊष्मा क्या है? ऊर्जा। और जब किसी को ऊर्जा मिलेगी तो वो ऊर्जा कोई ना कोई दो रूप में काम आएगी। यहाँ पे पहला क्या करेगी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, और नंबर 2 क्या करेगी? नंबर 2 काय में काम आएगी? निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में। एक कार्य में भी तो एनर्जी खर्च होगी कि नहीं? ऊष्मा जब दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे तुमने ऊष्मा दी निकाय को, पिस्टन ऊपर खिसका, आयतन में वृद्धि हुई, तो निकाय द्वारा क्या किया गया? कार्य हुआ। तो कार्य में क्या खर्च हुई? ऊर्जा। तो जो तुमने निकाय को ऊष्मा प्रदान की डेल्टा क्यू, वो क्या क्या काम आई? इसका कुछ भाग तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में काम आ गया। अब ये जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है वो एक्चुअल में क्या होता है? ताप का फलन है। आंतरिक ऊर्जा काय का फलन है? ताप का। यानी एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ टी, टेम्परेचर का फलन है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना। आंतरिक ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या है? डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ना। या आंतरिक ऊर्जा घटना मतलब टेम्परेचर घटना। तो जब हम इस निकाय को ऊष्मा देंगे तो ऑब्वियसली अपन समझ सकते हैं कि उसके कुछ न कुछ ताप में क्या होगी? वृद्धि होगी। या ऊष्मा निकाल देते हैं उसकी, तो ताप में क्या होगी? कमी होगी। और ताप में परिवर्तन क्या शो कर रहा है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को भी शो कर रहा है। अगर किसी निकाय के ताप में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसके आंतरिक ऊर्जा में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो निकाय को जो ऊष्मा दी गई वो दो जगह काम आई। नंबर 1, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में, जो किसका फलन है? ताप का फलन है। तो आंतरिक ऊर्जा में इंक्रीमेंट यानी कि ताप में वृद्धि, या आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो ताप में कमी। और दूसरा किसके काम आएगा? निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू की डिवाइडेशन किस किस के रूप में हो गए? डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? भाई डेल्टा क्यू के पार्ट 2 हो गए। जो ऊष्मा हमने दी वो दो जगह काम आई। नंबर 1 आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, नंबर 2 निकाय द्वारा किए गए कार्य। तो डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि ऊष्मा के दो पार्ट हो गए, डी यू और डेल्टा डब्ल्यू। तो इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखेंगे? डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और ये जो समीकरण है मैथमेटिकली, इसी को हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम की कोई खास लैंग्वेज नहीं है, लाइन नहीं है, ये इक्वेशन ही अपने आप में क्या है? नियम। लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो वही लिखनी है जो मैंने बताई कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू किसके बराबर होती है? उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। यह स्पेशल लिख सकते हैं डी यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सामान्य मैथमेटिकल इक्वेशन है, कोई खास बात नहीं है। डेल्टा डब्ल्यू को उधर लाएंगे, माइनस हो गया। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर है? निकाय द्वारा की गई ऊष्मा और निकाय द्वारा किए गए कार्य के डिफरेंस के बराबर। सामान्य सा लॉजिक है, मान लो 50 जूल ऊष्मा तुमने दे दी, 50 जूल में से 30 जूल काम करने में खर्च हो गई, तो बाकी 20 जूल क्या करेगी? 20 जूल टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से अंतराण्विक स्थिति ऊर्जा भी बढ़ती है, गति ऊर्जा भी बढ़ती है, और वही दोनों का योग क्या है? तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा। तो ताप बढ़ेगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। डेल्टा डब्ल्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? अभी निकाला मैंने पी डी वी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है, पहला नियम है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसको समीकरण भी कह सकते हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं है ऐसा पूछा जाए कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण क्या है। तो वही समीकरण है, वही नियम है। लैंग्वेज में अपन लिखते हैं हिंदी में, तो इसे लिख सकते हैं कि निकाय को दी गई ऊष्मा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं
निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उसको दी गई ऊष्मा और किए गए कार्य के डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का पहला नियम तुम लोगों का क्लियर हो गया एकदम। अब इस ऊष्मागतिकी के नियम के बाद अपन पढ़ेंगे ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन थर्मोडायनेमिक्स हमारी बुक का नाम है, पेपर फर्स्ट है, तो सारी चीज़ें अपने को ऊष्मा के बारे में ही पढ़नी है, तो इंजन भी ऊष्मा का ही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इंजन का मीनिंग क्या है वो समझो। इंजन कई तरह के होते हैं, ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिसमें इंजन नहीं है। इंजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ट्रेन का इंजन होता है कि जो अपन गाना गाते हैं इंजन की सीटी में मारो मन डोले, वही इंजन नहीं है। इंजन का मीनिंग क्या होता है? इंजन जो भी होता है वो क्या करता है, किसी भी प्रकार की एनर्जी को कन्वर्ट करता है काई में वर्क में। तो एनर्जी कन्वर्ट करता है काई में वर्क में, तो जो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे वही क्या है, इंजन। अब यहाँ पे अपन ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऊष्मा ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इंजन का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है, वो युक्ति, वो उपकरण, वो डिवाइस जो एनर्जी को डायरेक्टली कार्य में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, वो क्या है, इंजन। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है तो इलेक्ट्रिक इंजन, अगर डीजल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है तो डीजल इंजन। ठीक है। ऐसे ही हीट एनर्जी को अगर वर्क में कन्वर्ट कोई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट इंजन, यानी कि ऊष्मा इंजन। तो इंजन का मीनिंग समझ में आ गया, जो कार्य को जो ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर दे वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्मा इंजन। तो कार्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स का अपन ने फर्स्ट रूल अभी अभी पढ़ा है, डेल्टा क्यू बराबर क्या पढ़ा है, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये अभी अभी अपन ने रूल पढ़ा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसके जो मेंस एप्लीकेशंस हैं, मतलब एप्लीकेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी ये नियम है। तो कुछ जो बेस नियम है, जैसे कि समतापीय प्रक्रम होता है एक, ये पहले भी पिछली क्लास में पढ़ा है तुमने, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम का अर्थ क्या होता है, जिसमें निकाय का ताप कांस्टेंट रहे, यानी पूरा प्रोसेज जो हो रहा है, निकाय की अवस्था परिवर्तन का जो पूरा प्रोसेज है, उस प्रोसेस के दौरान निकाय का ताप क्या रहता है, नियत रहता है। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर T क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि ताप में परिवर्तन नियत है, जीरो है, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ताप में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, ताप अगर नियत है तो इसका मतलब क्या है, ताप में परिवर्तन ज़ीरो। और जब ताप में परिवर्तन नहीं है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होगा, ज़ीरो। अभी मैंने बताया कि आंतरिक ऊर्जा इकाई का फलन है, ताप का फलन है। अगर ताप में चेंज होता है तो आंतरिक ऊर्जा में चेंज होगा, और ताप में कोई चेंज नहीं है तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई चेंज नहीं है। तो अगर किसी निकाय का ताप नियत रखा जाए अवस्था परिवर्तन के दौरान, तो इस प्रोसेज को हम कहते हैं समतापीय प्रक्रम। और du की वैल्यू अगर ज़ीरो रख दी जाए इसके अंदर, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर अपन समतापीय प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि ताप को नियत रख के अवस्था परिवर्तन करते हैं, इसका मतलब ताप में परिवर्तन ज़ीरो, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी ज़ीरो। तो du को वैल्यू अगर ज़ीरो रख दी यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट रूल में, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ अपने को, डेल्टा डब्ल्यू। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि जो ऊष्मा हमने निकाय को प्रदान की वो संपूर्ण रूप से काय में कन्वर्ट हो गई, कार्य में। तो ऊष्मा इंजन में भी अपन यही चाहते हैं, हालांकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि 100% ऊष्मा का परिवर्तन काय के रूप में हो जाए, कार्य के रूप में। ऐसा कोई इंजन बनाना अभी तक संभव नहीं है।
जो 100% ली गई ऊष्मा को काय में कन्वर्ट कर दे कार्य में। लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग अपन देखें कि ताप को टोटली नियत रखें तो ये संभव है। तो du बराबर 0, तो डेल्टा Q बराबर क्या हो सकता है, डेल्टा W। तो इंजन का मतलब यही है जो निकाय ली गई ऊष्मा को काय में कन्वर्ट करे कार्य में। लेकिन मैंने कहा ना डायरेक्टली ऐसा संभव नहीं है, तो इसके लिए एक चक्र, एक साइकिल अपनाया जाता है। यानी इस प्रोसेज में केवल समतापीय प्रक्रम नहीं बल्कि रुद्धोष्म प्रक्रम भी संपन्न होता है। तो सबसे पहला जो इंजन किसी व्यक्ति ने बनाया उस व्यक्ति का नाम था कार्नो, और इसलिए सबसे पहला ऊष्मा इंजन जो अपन अध्ययन करेंगे वो किसका है, कार्नो का। तो कार्नो का ऊष्मा इंजन, कार्नो साइंटिस्ट का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए। तो कार्नो ने सबसे पहले जो इंजन बनाया वो केवल थ्योरेटिकल बनाया। अभी भी अपन, मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकली प्रोसेस, जैसे अपन ने ये थ्योरी के बेस पे लिख दिया कि समतापीय प्रक्रम है, ताप कांस्टेंट है, ताप परिवर्तन 0, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, तो संपूर्ण ली गई ऊष्मा केवल काय में काम आएगी, कार्य में। इसका मीनिंग ये होता है कि ली गई ऊष्मा कंप्लीट काय में बदल गई, कार्य में बदल गई। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि प्रैक्टिकली ये संभव ही नहीं है अभी तक कि कोई निकाय संपूर्ण ली गई ऊष्मा को काय में कन्वर्ट कर दे, कार्य में कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब प्रैक्टिकली तो ये संभव है नहीं। तो सबसे पहले कार्नो ने एक ऊष्मा इंजन बनाया आदर्श रूप में, और उसने भी ये मान के चला कि संपूर्ण ऊष्मा को काय में बदला जाता है कार्य में। तो उसे अपन बोलते हैं कार्नो का ऊष्मा इंजन। अब ये जो ऊष्मा इंजन है वो एक चक्रीय या उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है। चक्रीय मतलब साइकिल जो दोबारा रिवर्सिबल वापस आ जाए, या इसको अपन कह सकते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब सबसे पहले ये समझिए कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय भी शब्द तुमने पहले पढ़ा होगा कहीं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेज जिसको सीधे क्रम में जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेप से होके हमने गुजारा उसको विपरीत क्रम में भी उन्हीं स्टेप से दोबारा गुजारा जा सके। रिवर्सिबल होता है ना, जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं केमिस्ट्री में, वैसे ही उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ऐसा प्रक्रम जिसको विपरीत क्रम में उन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हुए संपन्न कराया जा सके जिन अवस्थाओं से गुजरते हुए उन्हें सीधे क्रम में संपन्न कराया गया था। जिस रास्ता नहीं था कि तुम घर से स्कूल जाते हो जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर वापस स्कूल से क्या आ सकते हो, घर। तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल है। उस पर जा भी सकते हो, उस पर आ भी सकते हो। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके स्कूल जा सकते हो, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए घर वापस आ सकते हो। यानी कि प्राइमरी स्टेज पर वापस आ सकते हो। टाइम तो प्राइमरी नहीं मिलता, कोई सब जानते हैं, समय वापस नहीं आता, लेकिन प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसको हम चक्रीय उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। मतलब जिस ताप दाब आयतन से हमने निकाय के जिस अवस्था में, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जो ताप दाब आयतन था, वहाँ से स्टार्ट करके और बहुत सारी अवस्थाएं मिली जहाँ ताप अलग हुआ, दाब चेंज हुआ, कहीं ताप बढ़ा, दाब घटा, आयतन बढ़ा, और इन सब में परिवर्तन करते हुए अंतिम अवस्था, यानी कि लास्ट में वही अवस्था जो प्रारंभ में थी वो अगर प्राप्त हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम, या उसको उत्क्रमणीय प्रक्रम भी कह सकते हैं। चक्रीय प्रक्रम का ही एक हिस्सा है उत्क्रमणीय प्रक्रम। सीधे क्रम में संपन्न कराएंगे, उल्टे क्रम में वापस, प्रोसेस स्टेप्स अलग हो सकते हैं लेकिन वापस वहीं ले आएँ, तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो ये जो कार्नो का ऊष्मा इंजन है वो काई पर डिपेंड है, चक्रीय प्रक्रम पर, यानी चक्रीय प्रोसेज पर डिपेंड है। इस चक्रीय प्रोसेज को फॉलो करते ही कार्नो का ऊष्मा इंजन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला ऊष्मा इंजन किसने बनाया, कार्नो ने। तो कार्नो के ऊष्मा इंजन में जो मुख्य भाग होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 होता है, पहला जो भाग है वो क्या है, ऊष्मा स्रोत। पहला भाग क्या है, ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत जो है, ऊष्मा स्रोत का अर्थ क्या होता है,
जो ऊष्मा दे, यानी जहाँ से ऊष्मा ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके, वो स्रोत यानी ऊष्मा का भंडार कह सकते हैं। अनलिमिटेड भंडार है और इसकी जो कैपेसिटी है यानी कि ऊष्मा धारिता, इसकी ऊष्मा धारिता अनंत है। क्या है? अनंत। अनंत का मतलब इससे कितनी भी ऊष्मा ले लो, इसका ताप नियत रहेगा। इसका ताप मान लें कितना है, T1 केल्विन। तो पहला जो भाग है वो ऊष्मा स्रोत है। दूसरा जो भाग है वो है कार्यकारी पदार्थ, जिसे हम एक सिलेंडर में लेते हैं। इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है घर्षण रहित। ये क्या लगा है? घर्षण रहित पिस्टन। और ये सिलेंडर के अंदर हमने क्या लिया? कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ वो होता है जो ऊष्मा लेकर उसे कार्य में परिवर्तित कर सके। ऊष्मा लेकर कार्य में परिवर्तित कर सके उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? कार्यकारी पदार्थ। चूँकि ऊष्मा इंजन कारणों का थ्योरेटिकल है, इसलिए आदर्श गैस का इसने इस्तेमाल किया। प्रैक्टिकली आदर्श गैस कोई होती नहीं है, काल्पनिक होती है। तो इसने भी थ्योरी के अंदर कार्यकारी पदार्थ के रूप में किसको इस्तेमाल किया? आदर्श गैस। ये सारी जो पिस्टन है और दीवारें हैं, सब क्या हैं? ऊष्मा की कुचालक हैं। ऊष्मा के क्या हैं? कुचालक। इसका मतलब जो ऊष्मा निकलेगी या अंदर आएगी वो इन दीवारों से या ऊपर से नहीं आएगी, केवल नीचे से। ये तल कैसे हैं? सुचालक। ऊष्मा सुचालक। सुचालक मतलब जहाँ से ऊष्मा का चालन हो सके। तो यहाँ से चालन हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, इन तीनों दीवारों से नहीं है। ये कुचालक है। ये पिस्टन भी कैसा है? कुचालक। घर्षण रहित है, इसका मतलब घर्षण के रूप में ऊष्मा का क्षय नहीं होगा। तीसरा जो भाग है इसका वो है कुचालक स्टैंड। तीसरा भाग क्या है इसका? कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड यानी कि ये टोटली कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। जैसे ऊष्मा का कुचालक लकड़ी होती है, तो लकड़ी का कुचालक स्टैंड, तो ऊष्मा का कुचालक है ये। और चौथा जो भाग है वो है सिंक। इसको हम बोलेंगे ऊष्मा सिंक। सिंक के मायने क्या होते हैं? सिंक माने क्या होता है? सिंक लेने वाला होता है, जैसे स्रोत देने वाला, ऐसे सिंक क्या होता है? सिंक होता है लेने वाला। जैसे किसी चीज़ को तुम पटक दो, जैसे रसोई में होता है कि नहीं, सिंक हम पानी कचरा वचरा सब उसमें चला जाता है, तो सिंक मतलब लेने वाला। तो ऊष्मा सिंक ऊष्मा लेने वाला है। ये ऊष्मा देने वाला स्रोत और ये सिंक ऊष्मा लेने वाला। इसकी भी धारिता क्या होती है? अनंत है। यानी कितनी भी ऊष्मा इसको दी जाए, इसका टेम्परेचर नियत ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। इसकी धारिता भी अनंत है, इसे कितना भी ले लो इसका ताप घटेगा नहीं। तो ये जो मुख्य पार्ट हैं चार, वो कारणों के ऊष्मा इंजन के चार भाग हैं। अब इसकी क्रियाविधि अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।